हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग देखिएगा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के पूरे 100 प्रश्न को हम कवर करेंगे। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगातार पूरे 11 साल के पूरे सी टेट के इतिहास में ये प्रश्न कई कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए पूरी 100 प्रश्नों की ये आप लोग श्रृंखला देखेंगे। और इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके परीक्षा में जो 30 प्रश्न बनते हैं, 30 प्रश्न में से डायरेक्टली दोस्तों मैं ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 5 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट 5 प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और आपके जैसे लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, आपके संगी साथी, आप उनको वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विकास क्रमिक नहीं होता है, सभी व्यक्ति एक ही गति से विकसित होते हैं। विकास क्रमिक नहीं होता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। विकास क्रमिक होता है, सभी व्यक्ति एक ही गति से विकसित होते हैं, कभी नहीं। कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है, कोई व्यक्ति कुछ नहीं सीख सकता है। तो सीखने की जो क्षमता होती है वो व्यक्तियों में भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग भिन्न भिन्न होती है। विकास योगात्मक होता है, नहीं होता है। जो विकास होता है यह एक सतत प्रक्रिया है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास एक सतत अभिक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दूसर का है कि समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जो सिद्धांत है वह वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। एक महान मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा जो है वह समाज से जुड़ के सीखेगा। यही इनका कथन है कि बच्चा जो होता है वह समाज से इंटरेक्ट करके कोई चीज़ों को सीखता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वाइगोत्स्की साहब ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों की शिक्षा में खेल की क्या भूमिका है? तो बच्चों की शिक्षा में खेल की क्या भूमिका है? समय बर्बाद करने के लिए, मनोरंजन के लिए, और संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के लिए, और ध्यान हटाने के लिए। याद रखिएगा, ध्यान हटाने के लिए कोई भी बच्चों को खेल नहीं खिलाया जाता है। मनोरंजन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। समय बर्बादी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। खेल खेल में बच्चों को शिक्षा या बच्चों की शिक्षा में खेल का क्या भूमिका है? तो संज्ञानात्मक और सामाजिकता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, परिपक्वता का क्या अर्थ है? तो परिपक्वता का अर्थ क्या है? सीखने की प्रक्रिया है, विकास का पर्यावरणीय प्रभाव है, और आयु के साथ स्वाभाविक परिवर्तन है, और शिक्षक का प्रभाव है। तो याद रखिएगा, परिपक्वता एक अवस्था होती है। एक अवस्था के बाद कोई भी मनुष्य, कोई भी बालक परिपक्व अवस्था में आ जाता है। तो आयु के साथ स्वाभाविक परिवर्तन ही परिपक्वता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं 2, 3, 4 और 5। तो आप देखिएगा, जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में वर्णन किया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो 4 है वही आपका सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। आगे देखते हैं, सकारात्मक प्रवर्धन का क्या अर्थ होता है? तो सकारात्मक प्रवर्धन का जो अर्थ होता है, याद रखिएगा, बच्चे को दंड देना, बच्चे की गलतियों को अनदेखा करना, सही व्यवहार परिणाम देना, बच्चे को डांटना। याद रखिएगा, एक बाल विकास का मुख्य पॉइंट होता है कि बच्चे को कभी डांटना नहीं है, बच्चों की गलतियों को अनदेखा नहीं करना है, बच्चों को कभी दंड नहीं देना है। बच्चों की गलतियों को आप देखकर उसको निदान करने की कोशिश करेंगे, तो सही व्यवहार पर इनाम देना ही सकारात्मक प्रवर्धन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वयं की संकल्पना का विकास किस प्रकार होता है? तो जो स्वयं की संकल्पना का विकास होता है वह जन्म से होता है, शिक्षक के प्रभाव से होता है, सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है, केवल माता पिता के साथ होता है। बात गलत हो गया, शिक्षक के प्रभाव से ऐसा नहीं है, जन्म से ऐसा नहीं है। स्वयं की संकल्पना का विकास जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, इसका जो डेवलप होता है वह सामाजिक संपर्क से होता है, सामाजिकता से होता है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो याद रखिएगा, केवल व्याख्यान देना चाहिए। याद रखिएगा, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को व्याख्यान नहीं देना है, व्याख्या जैसी कोई भी चीज़ नहीं करना है। और आपको बता दूं दोस्तों, केवल एक ऐसा शब्द है कि जो निगेटिव टैग वर्ड है, याद रखेंगे। बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए और बच्चों की पूर्व जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए और केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन जब ये प्रश्न बना था तो आयोग ने इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर माना है कि बच्चों की पूर्व जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अंतःप्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो अंतःप्रेरणा क्या होती है? बाहरी पुरस्कार के लिए कार्य करना, डर के कारण कार्य करना और आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करना और किसी के कहने पर कार्य करना। तो अंतःप्रेरणा, अंतःप्रेरणा का मतलब होता है अंतर आत्मा से जो हमें प्रेरणा मिले गए, उसे ही हम अंतःप्रेरणा कहेंगे। और अंतःप्रेरणा जैसी कोई बात आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करना, याद रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बालक का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। तो बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके पोषण से प्रभावित होता है, उसके समाज से, उसकी भाषा से और उपयुक्त सभी से। जब आप इसको देखेंगे तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उसके पोषण से भी, समाज से भी और उसकी भाषा से भी, अर्थात सभी से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संचार में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो संचार में शिक्षक की भूमिका केवल सूचनाओं का स्रोत होता है, बच्चों को सुने बिना सिखाना होता है, बच्चों के अनुभवों को समझना होता है, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना होता है। याद रखिएगा, तो जो संचार में शिक्षक की भूमिका होती है, बच्चों के अनुभवों को समझना, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कार्यात्मक खेल किस आयु वर्ग के बच्चों द्वारा किया जा सकता है? याद रखिएगा, जो कार्यात्मक खेल होता है वह आपका पूरे बाल अवस्था के व आयु के बच्चों के साथ खेला जाता है या किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक में नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बालक में नैतिक विकास का बढ़ावा देने के लिए बच्चों को दंड देना चाहिए। ये कभी नहीं करते हैं, बच्चे को दंड नहीं देंगे दोस्तों। अच्छे व्यवहार के उदाहरण देने चाहिए, बच्चे को डांटना और केवल पुस्तकें पढ़ाना। याद रखिएगा, कहीं भी आपको केवल शब्द आ जाए पेडोलॉजी वाले क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा केवल शब्द आ जाए तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे को डांटना कभी भी नहीं है, याद रखिएगा, दंड देना कभी भी नहीं है, बच्चे को डांटना भी नहीं है। तो याद रखिएगा, नैतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छे शिक्षक का गुण है कि अच्छे व्यवहार के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन होता है? तो याद रखेंगे, संवेदी संक्रियात्मक अवस्था, यही जो है पहला चरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? याद रखिएगा, कभी भी आप पेडोलॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें ऐसा प्रश्न मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए आपको कि बच्चे को डांटना कहे तो गलत है, बच्चे को मारना पीटना वेशभूषा के आधार पर अलग बैठाना, बच्चे को कठिन समय देना, ऐसे कुछ आ जाए बच्चे को, तो आप उसको निगेटिव टैग वर्ड में रखेंगे, वो ऑप्शन आपका गलत ही हो जाएगा। केवल शब्द आ जाए, ऐसे आ जाए तो बच्चे को अवसर जैसी बात कह दे, बच्चे को सहायता मदद ऐसे शब्द आ जाए तो आपका वो पॉजिटिव टैग वर्ड में गिने जाते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? बच्चे को स्वतंत्रता देना, बच्चे को अनियंत्रित छोड़ देना, बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देना, बच्चे को केवल अनुशासित करना। केवल शब्द आया, गलत हो गया। बच्चे को अनियंत्रित छोड़ देना, याद रखिएगा, बच्चे को अनियंत्रित आपको छोड़ना नहीं है। बच्चे को स्वतंत्रता देना है, ये बात सही है, लेकिन बाल केंद्रित का ये अर्थ नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें बालक को मुख्य बिंदु या बालक को केंद्र पे रख के उसी के आधार पे उसको शिक्षा दी जाए, बच्चों की आवश्यकता और रुचियों को प्राथमिकता दिया जाए, वो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए, वातावरणीय निर्धारक क्या हैं? तो याद रखिएगा, वातावरणीय निर्धारक के बारे में पूछ रहा है तो केवल आनुवंशिक कारक है, बच्चे की शिक्षा है, बाहरी कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि वातावरणिक अनुकारक का निर्धारक का मतलब है वातावरण से, और आपका वातावरण होता है जो आपको चारों तरफ से घेरे है, जो आपके पर्यावरण है, वही वातावरण का एक मुख्य अंग है। तो बाहरी कारक जो विकास को प्रभावित करते हैं, यही वातावरणीय निर्धारक हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? याद रखिएगा, कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के तीन तीन हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अभिप्रेरणा किस प्रकार बच्चों को सीखने को प्रभावित करती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक अंतः अभिप्रेरणा जो आंतरिक रूप से बच्चे के अंदर होती है, और बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहरी रूप से बच्चे को दी जाती है कहानी और मोटिवेशनल के माध्यम से। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा किस प्रकार के बच्चों को सीखने के प्रभावित करती है? इसे धीमा करती है, इसे रोक देती है, इसे बढ़ावा देती है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा, अभिप्रेरणा जो होती है बच्चों को सीखने में बहुत तेज़ी से बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निर्देशात्मक नेतृत्व का क्या अर्थ है? तो जो निर्देशात्मक नेतृत्व है, बच्चे को नियंत्रित करना, बच्चे को प्रेरित करना और उनके विकास को मार्गदर्शन देना, और केवल प्रशासनिक कार्य को करना, बच्चे को डराना। बच्चे को कभी डराना नहीं है, केवल प्रशासनिक कार्य, केवल शब्द आया है इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चे को नियंत्रित करना जैसा कुछ नहीं है, और निर्देशात्मक नेतृत्व का अर्थ होता है कि बच्चे को प्रेरित करना और उनके विकास को मार्गदर्शन देना। ये वाला ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों में संज्ञानात्मक संघर्ष को कैसे समझाया जा सकता है? तो बच्चे में जो संज्ञानात्मक संघर्ष होता है वह बच्चे को भ्रमित करने के रूप में समझाया जा सकता है। गलत बात है। बच्चे को हतोत्साहित करने के रूप में बच्चे को कभी हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उत्साहित करना है। बच्चों को सीखने से रोकने के लिए बच्चे को सीखने से रोकना नहीं है। क्यों रोकेंगे? बच्चे को सिखाना है, तो बच्चे को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के रूप में ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कि बच्चों में संज्ञानात्मक संघर्ष को कैसे समझाया जा सकता है? तो बच्चे को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने के रूप में हम लोग समझा सकते हैं। आगे देखते हैं, सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चे को अकेले काम करने देना, इसमें सहयोगात्मक कोई अधिगम है ही नहीं दोस्तों। बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, तो बच्चों के बीच कभी प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी है दोस्तों। और बच्चों को केवल शिक्षक से जानकारी प्राप्त करना, मैं आपको बता रहा हूँ केवल टैग वर्ड है इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चा केवल शिक्षक से ही जानकारी प्राप्त करेगा नहीं, माता पिता से, समाज से, अपने दोस्त मित्र या रिश्तेदार सभी से बच्चा सीख सकता है। तो सहयोगात्मक अधिगम वो होता है कि समूह में कार्य कर एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया को सहयोगात्मक अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्कैनर के अनुसार सीखने का सिद्धांत क्या है? तो स्कैनर के अनुसार जो सीखने का जो रूप है, सीखने का सिद्धांत है वह यह है दोस्तों। आप लोग देखिएगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत और प्रचलन अनुबंधन का सिद्धांत। तो जो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रचलन अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों में भाषा विकास किस पर निर्भर करती है? तो बच्चों में भाषा विकास जो होती है केवल आनुवंशिकी पर, केवल शिक्षक पर, सामाजिक और संपर्क और वातावरण पर, और केवल पुस्तकों पर। मैं आपको अभी बताया हूँ निगेटिव टैग वर्ड, कहीं भी केवल शब्द आ जाए तो वो आपका ऑप्शन गलत है प्यारे, केवल नहीं होगा। केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसको आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। केवल शब्द आया गलत, केवल शब्द आया गलत, केवल शब्द आया गलत। तो बच्चों में भाषा विकास किस पर निर्भर करता है? तो सामाजिक संपर्क और वातावरण पर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे, शिक्षक द्वारा बालकों को दिया गया सकारात्मक फीडबैक कैसे मदद करता है? तो बच्चों को भ्रमित करता है, कभी भ्रमित नहीं करेगा दोस्तों। सकारात्मक फीडबैक के बाद किया है, बच्चे को डराता है, कभी नहीं डराता है, बच्चे को अनुशासनहीन नहीं बनाता है। याद रखिएगा, जो शिक्षक द्वारा बालक को दिया गया सकारात्मक फीडबैक बच्चे को अच्छा महसूस कराता है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा, कभी भी आप पेडोलॉजी के प्रश्न हल करेंगे उसमें आप देखिएगा जो ऑप्शन बहुत बड़ा रहेगा ना उसके तरफ आपकी प्राथमिकता ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उस ऑप्शन को आप देखेंगे तो वह जो चांसेज होते हैं, वह जो बात कहता है बड़ा वाला ऑप्शन वह थोड़ा अच्छी कहता है, इसलिए उसको सही होने की जो प्राथमिकता होती है बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 80% होती है। इसलिए आप सही सही जो बड़ा वाला प्रश्न है ऑप्शन है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। तो संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक कौशल से, सोचने और समझने की क्षमता से, शारीरिक विकास से और भावात्मक विकास से। तो संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह सोचने और समझने की क्षमता से होता है, मस्तिष्क डेवलपमेंट से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है आप लोग देखेंगे विकास की दैर्घ्य दिशा का अर्थ क्या है। तो विकास की दैर्घ्य दिशा का अर्थ विकास एक ही दिशा में होता है नहीं, विकास जो होता है वह बहुमुखी होता है, चौमुखी होता है, सभी दिशाओं में होता है। विकास हमेशा रुक जाता है, कभी नहीं रुकता, केवल शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, केवल शब्द आया गलत हो गया। विकास जो होता है विकास में जैविक और सामाजिक दोनों पहलू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो बच्चों को केवल अनुशासन में रखना, ये आपका ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। केवल शब्द आया दोस्तों, निगेटिव टैग वर्ड याद रखेंगे, आपके लिए बहुत बहुत ये परीक्षा में आपके लिए सफलता का मंत्र है निगेटिव टैग वर्ड। तो बच्चों को केवल अनुशासन में रखना गलत हो जाएगा। शिक्षकों को सारा नियंत्रण देना, ये भी बात गलत हो जाएगा। केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना, ये भी बात गलत हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और रुचियों को प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। तो बच्चों को अकेले सीखने देना, बच्चों के लिए सीखने के दौरान अस्थायी सहायता प्रदान करना और बच्चों को कभी मदद नहीं करना, केवल कक्षा में पाठ पढ़ाना। याद रखिएगा, कभी मदद करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। केवल कक्षा में पाठ पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को अकेले सीखने देंगे। बच्चे का स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चों के लिए सीखने के दौरान बच्चों को अस्थायी रूप से, बाहरी रूप से आप सहायता प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं संज्ञानात्मक असंतुलन किसे दर्शाता है। तो बच्चों को सोचने में असमर्थ होना, बच्चों में तनाव होना, बच्चों को वर्तमान ज्ञान नई जानकारी से मेल न खाना और बच्चों का किसी भी चीज़ में रुचि का न होना। तो याद रखेगा संज्ञानात्मक असंतुलन किसे दर्शाता है। तो बच्चों की वर्तमान ज्ञान की नई जानकारी से मेल न खाना ही आपका संज्ञानात्मक असंतुलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों में अंतःप्रेरणा का विकास कैसे किया जा सकता है। पुरस्कार देकर कभी भी नहीं, बच्चों को डराकर कभी भी नहीं, केवल कड़ी सजा देकर कभी भी नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको बार बार कहा हूँ दोस्तों, जो बड़ा वाला ऑप्शन होगा उसको आप थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, वह आपका अच्छा से अच्छा पॉजिटिव आपको आंसर देने का प्रयास करेगा। तो बच्चों की रुचियों और स्वाभाविक कौशलों को प्रोत्साहित करके आप अंतःप्रेरणा को जागृत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भाषा के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा शिक्षक का दृष्टिकोण, माता पिता के साथ बातचीत, बच्चे की आंतरिक बुद्धि और पुस्तकें का पढ़ना। तो याद रखिएगा, मैं आपको बार बार बताया हूँ कि बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण इसमें से है कि माता पिता के साथ बातचीत जो बच्चा करेगा तो उसके भाषा विकास का जो होगा विकास होगा, डेवलप होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे बालक केंद्रित अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो बालक केंद्रित अधिगम का सिद्धांत जो आपका जॉन डेवी ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क का क्या महत्व है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक संपर्क का महत्व यह अवांछनीय है, यह संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, यह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह केवल शारीरिक विकास के लिए है। याद रखिएगा, केवल शारीरिक विकास के लिए नहीं है दोस्तों, केवल शब्द आया ये गलत हो जाएगा। यह अनछावनी है, ये गलत हो जाएगा। यह संज्ञानात्मक विकास को बाधित नहीं करता है क्योंकि यह उसका विकास करता है। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संपर्क, वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा जो समाज से जुड़कर सीखता है या कोई भी व्यक्ति समाज से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है स्वाध्ययन
का क्या अर्थ है? स्वाध्ययन का अर्थ है केवल शिक्षक पर निर्भर रहना, यह गलत हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से योजना बनाकर और अपने सीखने का प्रबंध करना और बिना किसी योजना के पढ़ना, याद रखिएगा। स्वतंत्र अध्ययन का यह स्वाध्याय का मतलब यही है कि स्वाध्ययन का मतलब यही होता है कि स्वतंत्र रूप से योजना बनाकर अपने सीखने का प्रबंध करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे बच्चों में सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? तो सहयोगात्मक अधिगम का अर्थ यह होता है कि अकेले में सीखने को प्रोत्साहित करना नहीं, सहयोगात्मक का मतलब होता है कि एक से अधिक बच्चा जब एक साथ मिलकर सीखते हैं तो यह सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। जो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, बच्चों को समूह में काम करने के लिए एक दूसरे के साथ सीखना और प्रोत्साहित करना, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं संवेदी प्रतिक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या सीखता है? तो संवेदी प्रक्रियात्मक जो अवस्था होती है इसमें बालक जो सीखता है गणना करना, वस्तुओं के स्थायित्व को सीखता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ब्रूनर के खोज आधारित अधिगम का क्या उद्देश्य है? तो ब्रूनर के खोज संबंधित जो बच्चों को रटने पर मजबूर करना, ये कभी नहीं होगा दोस्तों। बच्चों को नई जानकारी स्वयं से खोजने और समझने का अवसर देना, बच्चों को अनुशासित रखना नहीं होगा, बच्चों को दंडित करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रूनर साहब कहते हैं कि बच्चों को नई जानकारी स्वयं से खोजने देना और उन्हें समझने के अवसर देना, याद रखेंगे। आगे देखते हैं स्वप्रभावकारिता का अर्थ क्या होता है? 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। स्वप्रभावकारिता का अर्थ क्या है? स्वयं पर विश्वास करना, दूसरे को प्रेरित करना, शिक्षकों पर निर्भर रहना और स्वयं अनुशासन की कमी। तो स्वयं प्रभावकारिता का मतलब होता है कि स्वयं पर विश्वास करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों पर निर्भर रहना, तो यह आप स्वयं प्रभावकारिता कैसे करेंगे? आप स्वयं कहाँ ऐसे कर रहे हैं, तो दूसरों पर निर्भर रहने की बात कर रहा है। स्वयं अनुशासन की कमी, ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों, दूसरे पर प्रेरित करना होगा नहीं, मतलब स्वयं पर विश्वास करना ही स्वयं प्रभावकारिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों के विकास में परिपक्वता का क्या महत्व है? तो बच्चों के विकास में जो परिपक्वता का महत्व है, यह सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, कभी नहीं करती है। यह बच्चों की वृद्धि और क्षमता को निर्धारित करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। केवल शब्दाया गलत हो गया, याद रखिएगा। बच्चों के विकास में परिपक्वता का क्या महत्व है? तो यह बच्चों की वृद्धि और क्षमता को निर्धारित करती है। 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अधिगम सिद्धांत, किस सिद्धांत में सजा और पुरस्कार का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा जो अधिगम सिद्धांत में आपका प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें आपका सजा और पुरस्कार का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चों को अनुशासित करना, ऐसा कुछ बात नहीं है। बच्चों की कमजोरी को दिखाना, ऐसा चीज़ नहीं है। बच्चों को हतोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं है। मूल्यांकन का यही मतलब होता है दोस्तों, यही अर्थ होता है कि बच्चों के अधिगम स्तर की पहचान करना और उसमें सुधार करना। क्या उसके अंदर कमी रह गई है, इसकी हम पहचान करते हैं और उसको सुधार करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कनिष्ठ संज्ञाएं क्या होता है? बच्चों को स्वतंत्र छोड़ना, अस्थायी सहायता प्रदान करना जो बाद में हटाई जा सके, बच्चे को हमेशा मदद करना, बच्चे को कड़ी सजा देना। याद रखेंगे जो आपका कनिष्ठ संज्ञाएं होता है, बच्चों को कड़ी सजा देना ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चे को हमेशा मदद करना ये भी नहीं होगा। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना नहीं होगा। मैं कहा हूँ कि सबसे बड़े ऑप्शन पे आप जाने का प्रयास करिएगा। तो कनिष्ठ संज्ञा का मतलब होता है, याद रखिएगा कि अस्थाई सहायता बच्चे को प्रदान करना और बाद में इसे हटाया जा सके। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों में अनुकरण किस प्रकार के अधिगम से संबंधित है? याद रखेंगे जो अनुकरण है वह बच्चों में सामाजिक अधिगम से संबंधित है। याद रखेंगे, डायरेक्ट इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में अनुकरण जो है वह सामाजिक अधिगम से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं औपचारिक संक्रियात्मक चरण किस उम्र में होता है? याद रखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक जो चरण होता है वह आपका 11 वर्ष और उससे अधिक की उम्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण क्या होता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सांस्कृतिक उपकरण होता है भौतिक वस्त्र है, नहीं होगा। केवल तकनीकी साधन है, नहीं होगा। केवल शारीरिक विकास का उपकरण है, नहीं होगा। भाषा, प्रतीक और सामाजिक संस्थाएं वाइगोत्स्की के अनुसार
सांस्कृतिक उपकरण हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आवश्यकताएं और प्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, जो आवश्यकताएं और प्रेरणा का सिद्धांत है वह आपका मैस्लो ने ये आपका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। पियाजे नहीं किया था, ब्रूनर भी, स्कैनर भी नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सक्रिय अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों को केवल शिक्षक के निर्देश का पालन करना, केवल शब्द आया इसलिए दोस्तों गलत हो जाएगा। आगे देखिएगा, बच्चों को सीखने में स्वतंत्रता न देना, ये भी बात गलत है। बच्चों की दृष्टि से बात गलत है। बच्चों को आप सीखने के लिए उसको स्वतंत्र करेंगे, फ्री अवस्था देंगे, उसे स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, फ्रीडम, और उसको आज़ादी देंगे, तभी बच्चा सक्रिय अधिगम का सीख सकेगा। तो सक्रिय अधिगम का उद्देश्य केवल अनुशासन बनाना नहीं होता है। सक्रिय अधिगम का उद्देश्य होता है कि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, बच्चे को मार्गदर्शन करना और उनके अधिगम में सहायता प्रदान करना, और केवल परीक्षा लेना। याद रखिएगा, जब आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो बच्चों में केवल परीक्षा लेना ही शिक्षक का प्रमुख भूमिका नहीं है, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही नहीं है, बच्चे में अनुशासन बनाना नहीं है, बच्चों का मार्गदर्शन करना और उनके अधिगम में सहायता करना, चाहे वो किसी प्रकार की सहायता हो, नैतिक सहायता, सामाजिक सहायता, चाहे जो भी सहायता हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सहज और संज्ञानात्मक शैली क्या होती है? याद रखेंगे, सहज और संज्ञानात्मक शैली क्या होती है? तो यह शैली जो बच्चों को रटने के लिए प्रेरित करती है। याद रखिएगा, बच्चों को कभी रटाना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्ति, याद रखिए ये बात थोड़ा सही है। बच्चों को अनुशासित करने की प्रक्रिया और बच्चों के विचारों को नियंत्रित करने की शैली। याद रखिएगा, नियंत्रित कभी नहीं करना है बच्चों के विचारों को। बच्चों के विचार, बच्चा जितना चाहे उतना सोच सकता है, जितना सोचेगा उतना ही बच्चे के अंदर विकास होगा। तो सहज संज्ञानात्मक की शैली बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्त हो। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की साहब ने प्रस्तुत किया था। लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज से जुड़कर सीखेगा। स्कैनर साहब जो हैं वह अनुकरण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, इसको याद रखेंगे। लास्ट चामोस्की साहब बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, वे कहते हैं। आगे देखते हैं, बच्चों में भावनात्मक विकास को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो उन्हें सजा देकर बच्चा को कभी सजा नहीं देना है, केवल अच्छे अंक दिलाकर। ऐसा दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया, केवल आपका टैग वर्ड निगेटिव है। केवल अच्छे अंक दिलाकर आप बच्चों के भावनात्मक विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल शारीरिक खेलों के माध्यम से, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों के भावनात्मक विकास को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो उनके भावनात्मक अनुभवों को समझकर और उनकी मदद कर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम की अवधि का क्या अर्थ है? तो बच्चों की स्वाभाविक क्षमता, बच्चों की उस क्षमता के स्तर जो वे मदद बिना प्राप्त कर सकते हैं, बच्चों की वह क्षमता जो समर्थ व्यक्ति की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, केवल अनुशासन के स्तर। जब इस तीनों चारों ऑप्शन को आप देखेंगे तो याद रखिएगा, केवल अनुशासन स्तर गलत हो जाएगा, बच्चों की स्वाभाविक क्षमता ये भी गलत हो जाएगी। और दोनों में आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बच्चों की उस क्षमता का स्तर जो मदद के बिना प्राप्त कर सकते हैं, मदद के बिना की बात किया है दोस्तों, इसलिए आप देखेंगे बच्चों की वह क्षमता जो वे समर्थ व्यक्ति की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, या ये अधिगम की अवधि। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अनुकूलन का क्या अर्थ है? नई जानकारी के साथ पुराने ज्ञान को बदलना, बच्चे को सजा देना, बच्चे को रटना सिखाना, केवल व्यवहार को बदलना। याद रखिएगा, अनुकूलन का ये अर्थ नहीं होता है कि केवल व्यवहार को बदलेंगे। अनुकूलन का अर्थ होता है कि व्यवहार को बदलेंगे, लेकिन केवल व्यवहार को बदलना नहीं होगा। बच्चे को रटना कभी नहीं कराना है, बच्चों को सजा कभी नहीं देना है। तो अनुकूलन का अर्थ होता है नई जानकारी के साथ पुराने ज्ञान को बदलना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सकारात्मक शुद्धिकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बच्चों को अनुशासनित करने के लिए, बच्चों को सजा देने के लिए, बच्चों को अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चे को हमेशा दोषी मानने के लिए। याद रखिएगा, बच्चे को हमेशा दोषी मानने के लिए सकारात्मक शुद्धिकरण नहीं किया जाता है, अनुशासनहित करने के लिए नहीं किया जाता है, बच्चे को सजा देने के लिए नहीं किया जाता है। केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चों के अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक शुद्धिकरण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
किस प्रकार की सिखाई हुई अशुद्धियाँ बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करती है? तो यादृच्छिक गलतियाँ, स्वनिर्मित गलतियाँ, सजा दी गई गलतियाँ, केवल कक्षा में की गई गलतियाँ। तो जो आप लोग अशुद्धियों को इसके बारे में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि किस प्रकार की सिखाई गई अशुद्धियाँ बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो स्वनिर्मित गलतियाँ जो होती है, जो बच्चा स्वयं से करता है, उसके द्वारा जो समझने में बच्चे को मदद करती है अवधारणा को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच्छेदन अर्थात विखंडन का सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे, विच्छेदन अर्थात विखंडन का सिद्धांत का उद्देश्य आपका क्या है? इसको देखेंगे तो बच्चों के विचारों को नियंत्रित करना। बच्चों के विचार को कभी भी नियंत्रित नहीं करना है, बच्चा को खुला आप छोड़ दीजिए, बच्चा जितना सोचेगा उतना उसका विकास होगा। केवल अनुशासन बनाना होगा नहीं, बच्चों के लिए कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा होता नहीं है। बच्चों के पढ़ने का कोई उद्देश्य होता है दोस्तों, तो विखंडन का सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि बच्चों के चीज़ों की उनकी मूल अवस्थाओं में समझना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा जिस अवस्था में है उसी अवस्था के अनुसार बच्चा समझेगा, पढ़ेगा और उसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखेगा, उत्साहित रखेगा। बच्चे को जब उसकी अवस्था से अलग चीज़ों को पढ़ाएंगे, ज़्यादा हार्ड चीज़ों को पढ़ाएंगे, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं, संपर्क क्षेत्र जोन ऑफ कांटेक्ट क्या है? तो संपर्क क्षेत्र के बारे में बच्चे और शिक्षक के बीच का स्थान, बच्चों के बीच की दूरी, बच्चे और उनके परिवेश के बीच का संपर्क और बच्चे का स्व अध्ययन का क्षेत्र। आप याद रखिएगा, संपर्क क्षेत्र के बारे में बात किया है तो संपर्क क्षेत्र होता है बच्चे और उनके परिवेश के बीच का जो संपर्क होता है वही संपर्क क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिक्रिया सिद्धांत किसे दर्शाता है? बच्चों की त्वरित प्रतिक्रिया को, बच्चों के व्यवहार में बदलाव को, बच्चों की उस प्रक्रिया को जिसमें वे अपने अनुभव से सीखते हैं और बच्चों के अनुशासन को। तो जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वह बच्चों की उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें बच्चा जो है वह अपने अनुभव से सीखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, रोल मॉडल का क्या महत्व है? तो रोल मॉडल के बारे में बात किया है दोस्तों कि रोल मॉडल का महत्व क्या होता है। तो बच्चे अनुकरण करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी वे प्रशंसा करते हैं, बात सही है। बच्चों को अनुशासित करना केवल कक्षा के लिए उपयोगी, कोई विशेष महत्व तो नहीं। याद रखिएगा, रोल मॉडल ये होता है दोस्तों, बच्चा अपना कोई किसी महान व्यक्तित्व को अपना रोल मॉडल बनाता है और उसके अनुसार वो सीखता है। तो बच्चे अनुकरण करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति देखते हैं जिसकी वे प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोल मॉडल, जैसे आपके कोई बड़े बड़े अधिकारी हो गए, IAS PCS हो गए, बच्चों को पढ़ाने के लिए जब हम उनको कहानियाँ बताते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं और बच्चे भी वैसा बनना चाहते हैं। तो रोल मॉडल वही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रेरणा के सोर्स ऑफ मोटिवेशनल कौन कौन से होते हैं? तो आंतरिक और बाहरी, केवल आंतरिक केवल बाहरी कोई प्रेरणा नहीं। याद रखिएगा, मैं आपको बताया हूँ प्रेरणा के स्रोत मोटिवेशनल दो प्रकार की होती है, आंतरिक एवं बाहरी। आंतरिक मोटिवेशनल और बाह्य मोटिवेशनल दोनों होता है। याद रखिएगा, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भाषिक संज्ञान क्या होता है? केवल भाषा की समझ, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल का संयोजन, केवल बोलना, केवल लिखना। याद रखिएगा, भाषिक संज्ञान का मतलब होता है दोस्तों भाषा और संज्ञानात्मक कौशल का संयोजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिवेश अधिगम का क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चों को बिना किसी संदर्भ के पढ़ाना, बच्चों को उनके वास्तविक जीवन के संदर्भ में पढ़ाना, बच्चों को केवल पुस्तक के माध्यम से पढ़ाना और केवल अनुशासन सिखाना। याद रखिएगा, परिवेश अधिगम का मतलब होता है कि बच्चे को उसके वास्तविक जीवन के संदर्भ से पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके परिवेश अधिगम यही होगा। आगे देखते हैं, बच्चों के सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? उन्हें कड़ी सजा देना। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चे को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता देना, केवल शिक्षक पर निर्भर करना, केवल पुस्तकों को रटाना। कभी बच्चे को पुस्तक रटाना नहीं है, शिक्षक पर ही बच्चा केवल निर्भर रह के नहीं सीख सकता है, सशक्तिकरण नहीं पा सकता है, उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जा सकती है। बच्चे को आत्मविश्वास और स्वतंत्रता जब आप देंगे तो बच्चों में सशक्तिकरण का विकास होगा और सशक्तिकरण का यही अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने बताएं? याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास के चरण के बारे में बात कर रहा है तो संज्ञानात्मक विकास के चरण जो जीन पियाजे ने दिए हैं, 4 चरण दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, बच्चों के आचरण के सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों को डराना, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। बच्चों के सामाजिक आचरण को समझना और सुधारना, और बच्चों को अनुशासित रखना, बच्चों के दुष्ट प्रभाव को बढ़ाना। तो बच्चों के आचरण के सिद्धांत का उद्देश्य होता है कि बच्चों के सामाजिक आचरण को समझना और इसके बाद उसको क्या होता है दोस्तों, सुधारना होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है कि विकास के चरण के अनुसार बच्चों का विकास किस प्रकार की प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो विकास के चरण के अनुसार बच्चों का विकास किस प्रकार की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। केवल शारीरिक प्रक्रिया गलत हो जाएगा, केवल मानसिक प्रक्रिया गलत हो जाएगा, केवल भावनात्मक प्रक्रिया गलत हो जाएगा। देखिएगा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। विकास के ये चरण हैं जो बच्चों के विकास इन पर निर्भर करते हैं, शारीरिक विकास पे, मानसिक विकास पे और सामाजिक विकास पे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीखने की शैली का क्या महत्व है। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की विधियों को समझना, और बच्चों को केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित करना, और बच्चों को शिक्षकों पर निर्भर रखना। तो जो सीखने की शैली होती है, इसका महत्व ये होता है कि बच्चों के व्यक्तिगत सीखने की विधियों को समझना कि बच्चा कौन सी विधि से अच्छा तरीके से सीख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों को एक ही तरीके से आप नहीं पढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं करना है। सीखने की शैली का महत्व यही होता है दोस्तों कि जो इसका होता है कि बच्चों के व्यक्तिगत सीखने की विधियों को आप समझिए और समझकर बच्चे को उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं कि शिक्षा में रचनात्मक का क्या अर्थ है। केवल तकनीकी ज्ञान नहीं दोस्तों, केवल रटने की प्रक्रिया नहीं, केवल अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना नहीं। तो शिक्षा में रचनात्मकता का अर्थ होता है कि बच्चे को नए विचार एवं अवधारणा को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सीखने की प्रवृत्तियां का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केवल अच्छा प्रदर्शन करना उनकी सीखने की प्रक्रिया और प्रेरणा पर गहरा प्रभाव पड़ता है, केवल अंकों की चिंता करना इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। याद रखिएगा, सीखने की प्रवृत्ति का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनके बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और पर प्रेरणा का गहरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, संवेगात्मक विकास का क्या महत्व होता है। बच्चों के शारीरिक विकास को अनदेखा करना, बच्चों के सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करना, केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना, और बच्चों को अकेला छोड़ना। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है। संवेगात्मक विकास का महत्व ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। संवेगात्मक विकास का महत्व होता है कि बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अधिगम सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत व्यवहारिकता पर आधारित है। याद रखिएगा, अधिगम सिद्धांत में जो व्यवहारिकता पर आधारित है वह व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा में नैतिक मूल्य का क्या महत्व है। याद रखिएगा, शिक्षा में नैतिक मूल्य का महत्व के बारे में बात करेंगे। बच्चों को केवल ज्ञान देना नहीं होगा, बच्चे को अच्छे नागरिक बनाने में मदद करना, केवल अनुशासन पर ध्यान देना, केवल शब्दाया गलत हो गया। बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना, बच्चे को परीक्षा में अच्छा अंक जैसी बात को नहीं करेगा कि बच्चा अच्छा अंक प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा में नैतिक का मूल्य होता है, नैतिकता का मूल्य होता है दोस्तों। नैतिकता का मतलब होता है कि बच्चा को एक अच्छा से अच्छा नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल विकास की अवधि में किस अवधि को प्रारंभिक बाल्य अवस्था कहते हैं दोस्तों। तो बाल विकास की जो अवधि होती है उसमें 0 से 2 वर्ष की जो याद रखिएगा, बाल विकास की जो अवधि होती है इसमें 2 से 6 वर्ष की जो अवधि होती है इसे हम लोग बोलते हैं बाल अवस्था की अवस्था। 0 से 2 वर्ष की जो होती है इसको हम बोलते हैं शैशवावस्था। याद रखिएगा, शैशवावस्था, इसको बोलते हैं बाल्यावस्था, और इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और इसको बोलते हैं आप लोग किशोरावस्था। याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग का क्या लाभ है। केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं है दोस्तों, शिक्षा को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना, बच्चों को अधिक समय तक स्क्रीन पर रखना, और केवल परीक्षा की तैयारी में मदद करना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग का मतलब होता है दोस्तों कि शिक्षा को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाना, अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाना, डिजिटली बच्चों से जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बच्चा डिजिटली
डिजिटली जुड़ेगा, टेक्निकली जुड़ेगा, तो बच्चा अधिक से अधिक चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा और सीखने के प्रति उसके अंदर रुचि भी प्रोत्साहित होगी, जागेगी। आगे देखते हैं स्वनियंत्रण का अर्थ क्या होता है। याद रखिएगा, स्वनियंत्रण का अर्थ होता है बच्चे को सजा देना नहीं होता है, बच्चे को अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बच्चे को बिना निर्देश देकर छोड़ना, ये भी नहीं होगा। केवल अच्छे अंक प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। स्वनियंत्रण का मतलब होता है कि बच्चे को अपने व्यवहार और भावनाओं को नियंत्रित करने की मदद करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या महत्व है। याद रखेंगे, शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का महत्व केवल शिक्षक पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर आधारित शिक्षण। बच्चे को अनदेखा करना, कभी बच्चे को अनदेखा नहीं करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों की आवश्यकताओं और क्षमताओं पर शिक्षण, आपका आधारित शिक्षण बच्चे को देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बच्चा को कोई भी शिक्षण देंगे तो बच्चा को आधार मान के, बच्चा के अनुसार ही कोई भी शिक्षा बच्चे को प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा में सहकर्मी अधिगम का उद्देश्य क्या होता है। बच्चे को अकेले पढ़ना। याद रखेगा, सहकर्मी का मतलब होता है साथ काम करने वाला। तो अर्थात बच्चे के जो साथ बच्चे पढ़ते हैं, जब वे मिलकर साथ में पढ़ेंगे तो यही आपकी सहकर्मी शिक्षा कहलाएगी, ये आपका सहकर्मी अधिगम कहलाएगा। तो केवल शिक्षक से पढ़ना नहीं होगा, बच्चों को अनुशासित करना नहीं होगा। तो सहकर्मी जो अधिगम है, बच्चों को एक दूसरे के साथ सीखने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रायोगिक अधिगम का क्या अर्थ है। केवल किताबों से सीखना और अनुभव और क्रियाओं के माध्यम से सीखना, केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। तो प्रायोगिक अधिगम का जो मतलब होता है वो होता है कि अनुभव और क्रियाओं के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बहुबुद्धिमत्ता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो बहुविधता जो आपका सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर साहब ने या आपका सिद्धांत दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, औपचारिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चे को डराना, कभी नहीं होता है दोस्तों। केवल बच्चों की उपस्थिति को मापना नहीं होता है, बच्चों को बिना परीक्षण पास करना, ये भी नहीं होता है। औपचारिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चों के अधिगम को मापना और उसके आधार पर उन्हें ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सहगामी अधिगम। सहगामी अधिगम किस बात पर जोर देता है। केवल शिक्षक की भूमिका पर, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना, बच्चे को बैठकर सुनने के लिए मजबूर करना। केवल पुस्तकें पढ़ाना नहीं होगा, केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को बैठकर सुनने के लिए मजबूर आप नहीं करेंगे, केवल शिक्षक की भूमिका पर नहीं करेंगे। जो सहगामी अधिगम होता है वह बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। जहाँ बच्चा सबसे एक्टिव है वही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्वप्रेरित अधिगम का क्या उद्देश्य है। बच्चों को जबरदस्ती सीखने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को अपनी रुचियों और प्रेरणाओं के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करना और केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित करना, बच्चे को अनुशासित करना, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। स्वप्रेरित अधिगम का उद्देश्य होता है कि बच्चों को अपनी रुचियों और आंतरिक प्रेरणा के आधार पर सीखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से अधिगम का क्या उद्देश्य है। बच्चों को डराना ये नहीं है, बच्चों की मानसिक प्रक्रिया और उनके विकास को समझना, केवल कक्षा में अनुशासन बनाना और बच्चों को बिना सहायता के छोड़ना, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से अधिगम का ये उद्देश्य है कि बच्चों के मानसिक प्रक्रिया और उनके विकास को समझना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि प्रेरणा के आंतरिक प्रकार का उदाहरण क्या है। प्रेरणा के आंतरिक प्रकार का उदाहरण पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ना, अपनी जिज्ञासा के कारण पढ़ना और सजा से बचने के लिए पढ़ना। तो याद रखिएगा, जो आप प्रेरणा की बात कर रहे हैं वो भी आंतरिक प्रेरणा। तो आप जब इसको देखेंगे तो जब बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो अपनी जिज्ञासा के कारण पढ़ता है। बच्चा आंतरिक रूप से जब प्रेरित होता है तो बच्चे अपने आंतरिक भाव से पढ़ता है, अपनी जिज्ञासा से पढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, समूह कार्य ग्रुप वर्क बच्चे के किस प्रकार के कौशल को विकसित करता है। तो केवल व्यक्तिगत कौशल को विकसित करता है, नहीं करता है। सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल को, केवल शारीरिक कौशल को, केवल अनुशासन को। ए भी इनकरेक्ट, ए भी इनकरेक्ट। समूह कार्य मतलब ग्रुप वर्क जो होता है वह सामाजिक और सहयोगात्मक कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, मूल्यांकन में प्रतिक्रिया का महत्व, क्या महत्व है। फीडबैक इन असिस्टमेंट। तो मूल्यांकन में प्रतिक्रिया का जो महत्व है, बच्चे को केवल अंक देना ऐसा नहीं है, बच्चे को सजा देना ये भी नहीं है, केवल बच्चे में अनुशासन बनाना नहीं है। मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना और सुधार के सुझाव देना। बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है उसके लिए सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा में लचीलापन का क्या अर्थ है। सभी बच्चों को एक प्रकार से पढ़ाना ऐसा नहीं है दोस्तों। लचीलापन का मतलब होता है केवल किताबों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं होगा, केवल शिक्षक के निर्देशों का पालन करना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि शिक्षा में लचीलापन का अर्थ होता है कि बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण में बदलाव करना, यही है लचीलापन, शिक्षा में लचीलापन। आगे देखेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। केवल शिक्षक केंद्र को केंद्र में रखना नहीं, बालक को केंद्र में रखते हैं। बच्चे को अनदेखा करना नहीं होता है, केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों की आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं के ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है और इसी के आधार पर बालक को शिक्षा देना। आगे देखते हैं, मूल्यांकन का सतत और व्यापक रूप है। केवल सालाना परीक्षा लेना नहीं होगा दोस्तों, केवल सजा देना ये भी नहीं होगा, केवल पाठ्यपुस्तक का ज्ञान मापना ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन का सतत और व्यापक उद्देश्य होता है कि बच्चों के संपूर्ण विकास का निरंतर मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्व अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी मतलब स्वयं के द्वारा पढ़ना। बच्चे को केवल शिक्षक पर निर्भर रहना नहीं, बच्चे को स्वयं पढ़ने की बात कर रहा है, तो बच्चों को अपने रुचियों के अनुसार सीखने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही है स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी। आगे देखते हैं, प्रतिरूपण सिद्धांत। आप देखेंगे मॉडलिंग थ्योरी का क्या महत्व है। बच्चों को केवल सुनना सिखाना नहीं है दोस्तों, बच्चे को अनदेखा करना, कभी बच्चे को अनदेखा आप नहीं कर सकते हैं। केवल कक्षा में अनुशासन बनाना नहीं, प्रतिरूपण सिद्धांत मॉडलिंग थ्योरी का महत्व है कि बच्चों को अनुकरण करने योग्य व्यवहार प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग किस बात पर जोर देता है। बच्चे को केवल सुनना नहीं, बच्चों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना और केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना। बच्चे को बैठने के लिए मजबूर करना, बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते। केवल बच्चा सक्रिय अधिगम इसलिए नहीं करता है कि केवल वो अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करे। केवल बच्चों को बातों को सुनना ही सक्रिय अधिगम नहीं कहलाता है। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है दोस्तों, सक्रिय अधिगम जोर किस पर देता है, तो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय रूप से भाग लेना। बच्चा जहाँ पे एक्टिव रहता है वही सक्रिय अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संकल्पना मानचित्र जिसको कॉन्सेप्ट मैपिंग का उद्देश्य क्या होता है। बच्चों की चीज़ों को रटना, बच्चे को कभी रटाना नहीं है। बच्चों को बिना समझाए परीक्षा देना, बच्चे को कभी बिना समझाए परीक्षा के लिए आप उसको उत्साहित नहीं कर सकते हैं। केवल अनुशासन बनाना नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के अवधारणाओं के बीच के संबंध को समझने में मदद करना। जो आपका ऑप्शन सबसे बड़ा होगा वही बात थोड़ा अच्छी कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम की अवधि का क्या अर्थ है। लर्निंग स्पैन क्या है, तो बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता की सीमा है। बच्चों की सीखने की वह अवधि जिसमें बच्चा सबसे अच्छे से सीख सकता है। केवल परीक्षा का समय है, बच्चों की शारीरिक गतिविधियों का समय। याद रखेगा, अधिगम की अवधि जो होती है बच्चों की सीखने की वह अवधि है जिसमें वह सबसे अधिक अच्छे तरीके से सीख सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपकी लर्निंग स्पेन मतलब अधिगम की अवधि कही जाती है। आगे देखते हैं, संवादात्मक शिक्षण। याद रखिएगा, संवादात्मक शिक्षण किस पर जोर देता है, तो जो संवेगात्मक शिक्षण होता है, याद रखिएगा यह संवेगात्मक शिक्षण है दोस्तों। यह संवेगात्मक शिक्षण का मतलब है केवल शिक्षक की बात सुनना नहीं, बच्चों और शिक्षक के बीच संवाद पर जोर देना, बच्चों को अनदेखा करना, केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। याद रखिएगा, संवेगात्मक शिक्षण का मतलब होता है कि बच्चा और शिक्षक के बीच संवाद पर जोर देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे समूह सहयोग टीम
कोलैबोरेशन का महत्व क्या होता है? तो बच्चों को अकेले में काम करने के लिए मजबूर करना नहीं, समूह सहयोग मतलब एक से अधिक लोग जहाँ रहेंगे वह बात सही होगी। बच्चों को टीम में काम करने की कला सिखाना, केवल शिक्षक को महत्वपूर्ण मानना, बच्चों को अनुशासित करना। तो समूह सहयोग का मतलब होता है कि बच्चे को टीम में काम करने की कला को सिखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पर्यवेक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? याद रखेंगे, पर्यवेक्षण अधिगम का उद्देश्य है कि बच्चों को बिना मदद के छोड़ देना, केवल सजा देना, केवल रटाना। सजा देना, रटाना और छोड़ देना होगा नहीं। पर्यवेक्षण अधिगम का मतलब होता है कि बच्चों को सीखने में धीरे धीरे मदद देना और बाद में उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम में विविधता का क्या महत्व है? तो सभी बच्चों को एक ही प्रकार से पढ़ाना, बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव करना, केवल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। याद रखिएगा, अधिगम में विविधता का मतलब ये होता है कि बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में भूमिका का क्या अर्थ होता है? शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है बालक के लिए, तो बच्चों को हर समय निर्देशित करना नहीं। जो एक शिक्षक का मार्गदर्शक के रूप में मतलब ये होता है, याद रखिए, बच्चों को डांटना नहीं और केवल परीक्षा के लिए तैयार कराना नहीं होता है। एक अच्छे शिक्षक का मतलब होता है बच्चों के लिए सक्रिय मार्गदर्शक के रूप में, कि बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित करना और उनकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अभिषेक एकेडमी के इस परिवार पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्कार।